तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, ये सारे थ्योरम्स हैं, ये सबको समझ में आ गए थे? यस करेस्पॉन्डिंग सर। एंगल है ना, उल्टा सीधा दोनों, कि अगर पैरेलल हैं तो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। उसी तरह यस से सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के लिए भी सेम बात है। अगर पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, या फिर अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। यहाँ तक ठीक था। तो मैंने एक और चीज बताई थी कि हम लोग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को कैसे पहचानते हैं, याद है किसी को? अगर मुझे बताना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, कैसे पहचानेंगे, बताओ। सर इंटीरियर एंगल्स के वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को तो पहचानते हैं, वो आसान है, उसको पहचान लिया। और उसके वर्टिकली ऑपोजिट जो भी पेयर्स मिल जाएंगे वो सारे आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, याद रहेगा ना। यस सर। चलो, और आखिरी था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यानी अगर हम कहते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड में कितने होने चाहिए? 180। 180। यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दो एंगल का सम एक ही साइड में 180 है, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऐसा भी कह सकते हैं उल्टा, है कि नहीं। तो ये जो Yes. छोटी मोटी बातें हैं ये एक तरह से हमने Yes, sir. 4 से 8 थ्योरम ही, अगर तुम एक को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो तो किताबों में अलग अलग ये थ्योरम्स 8 थ्योरम बताए जाते हैं, जिसको हमने ऐसे मजाक मजाक में कर लिया। तो 8 थ्योरम आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं इनमें। यस सर। चलो, तो और एक क्वेश्चन कर लिया था पहला वाला, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। किसी ने आगे ट्राई किया था सॉल्व करने के लिए या नहीं किया? मान के चल रहा हूँ नहीं किया होगा। चलो, ये क्वेश्चन जो 1 था ये समझ में आ गया था ना सभी को, या डाउट है इसमें किसी को? देख लो एक बार। x और y की वैल्यू निकालनी थी और हमें प्रूफ करना था कि AB इज पैरेलल टू CD। ये सबको समझ में आ गया था, इसका प्रूफ देख करके बताओ जल्दी से। सर आ गया। आ गया था ना सभी को? तो Yes. आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। चलो, इसको ध्यान से देखना, ये क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि AB CD EF तीनों आपस में पैरेलल हैं, कह सकते हैं? देख लो, Yes, sir. है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार। सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, this implies AB is parallel to CD is parallel to EF।
तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक बात। अच्छा, Yes, sir. अब देखो इसमें से हमको क्या क्या निकालना है। हमारे को y इज टू z दे रखा है कि y इज टू z जो है ना वो 3:7 है और x फाइंड करना है। तो इस फिगर को थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको थोड़ा दिखाई देने लगे ऐसे। तो आप एक चीज बताओ कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा? Sir, वो भी X होगा। x equal हो जाएगा. ये x होगा क्या? The corresponding angle. करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं एंगल C, इसका नाम मान लो कुछ दे देते हैं हम, है ना। इसका नाम मान लो हमने M दे दिया। तो एंगल CM और F तो ये है, इसको इसका नाम हमने N दे दिया मान लो ऐसे। एंगल CMN इज इक्वल टू X करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख सकते हैं। सही है कि नहीं बोलना? सही है. जहां पे दिक्कत हो मुझे रोक देना। अच्छा, तो देयरफॉर x प्लस वाई की वैल्यू Sir, 180. 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता दो मुझे। Sir, y. y हो जाएगी Vertically opposite angles. वर्टिकली ऑपोजिट। इसको लिख दिया कि एंड एंगल DMN इज इक्वल टू y। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई? Sir, 180. 180। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के Sir, अंदर same वाले side में. हाँ. सेम साइड में इंटरनल एंगल्स हैं ये। तो दिस इंप्लाइज एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। ये x है तो ये भी x है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो x प्लस वाई 180, ये y है तो इसके सामने वाला भी y हो जाएगा। और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो z प्लस वाई 180 हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताओ सोच करके। दो इक्वेशन है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें x निकालने के लिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको जरा समझो। हमको क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो अगर x निकालना है तो हमें क्या चाहिए कि x निकल जाए? Y. यानी अगर मुझे y पता चल जाए तो x निकाल सकते हैं ना। y जैसे मान लो 50 डिग्री है सपोज, तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना। ठीक है। तो हमारा जो चैलेंज है वो y निकालना है। y कहाँ से निकल सकता है? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 दे रखा है। और भी कुछ दिया है क्या? तो हाँ, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 ही दे रखा है। तो क्या दे रखा है? y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। तो सर y को 3x मान लेंगे और इसको z को ऐसे लिख देंगे, 7x. देखो y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 3/7। ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ कि y को z के टर्म्स में लिखूं या z को y के टर्म्स में लिखूं। x निकालने के लिए मुझे y की जरूरत है, ये आपने बताया। अब y निकालने के लिए मुझे z को y के टर्म्स में लिखना चाहिए या y को z के टर्म्स में लिखना चाहिए, ये बताओ। Z को Y के टर्म्स में। z को y के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो बता दो z क्या आ जाएगा यहाँ से? नो 3/7 y. y को z के टर्म्स में लिखना है. चलो दोनों करके देखते हैं। z बता दो y के टर्म्स में कितना आ रहा है? 3/7y. नहीं, 3y/7. 3y/7।
सॉरी 7y/3 है ना, ये आएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 7 ऊपर किया y के साथ, ये 3 नीचे आया। अच्छा, और अगर y को z के टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते? हाँ दिव्यांश बताओ, दिव्यांश बोलो। लगता है सर गलती से 3z हैंड upon 7. क्या हो जाएगा भाई? 3z upon 7. ठीक है, दोनों हमने लिख लिया। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि हम y को z के टर्म्स में लिखें या z को y के टर्म्स में लिखें, उसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलेंगे? हमने z को किसके टर्म्स में लिखा है? y के टर्म्स में। Y और यहाँ पर क्या किया है? y को Z के टर्म्स z के टर्म्स में। तो अगर मान लो मुझे y को z के टर्म्स में लिखना होता तो मैं y की जगह क्या लिख देता यहाँ पर? 3z/7 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? यही कहता ना। यस सर। तो उससे मुझे किसकी वैल्यू मिलती सॉल्व करने के बाद? Z z की। और यहाँ पर z की वैल्यू से मेरा काम बनेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमें ये नहीं करना है। कर सकते हैं इसमें भी, z की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पर रखोगे, फिर वहां से वैल्यू की y की निकलेगी, पर वो लंबा प्रोसेस है, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब ये देखो, इसको जरा देखो, z की जगह अगर मैं 7y/3 रख दूं यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? Y और इस y को अगर x + y में रख दूं तो किसकी वैल्यू निकलेगी? X। तो यही तो निकालना था, है ना। तो समझ में हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जो निकालना है उसके हिसाब से। तो अब लिख लिया, नाउ y प्लस z की जगह लिख दिया 7/3y इज इक्वल टू 180, ऐसा लिखा। तो ये 3 एलसीएम होगा, 3y प्लस 7y, 10/3y इज इक्वल टू 180। तो 0 और 0 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 54 डिग्री आ गई। आसानी से देख लो, देख के बताना आई कि नहीं आई। आ गई क्या? देखो आ गई ना। y प्लस z की जगह 7/3y रखा, एलसीएम ले लिया, 3y प्लस 7y/3, तो 10y/3 इज इक्वल टू 180, 0 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू 18 इंटू 3 54। अग्री कर रहे हैं सभी या किसी को कंफ्यूजन है? बोलो भाई जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लो फिर बताओ जल्दी से। सर आगे बढ़िए। आ गया ना समझ में? सही है। तो चलो, अब क्या है, x प्लस वाई 180 है, तो बस वहां चले गए हम। नाउ x प्लस वाई क्या है? 180, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 54, तो रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 126 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, कुछ भी अलग नहीं किया है हमने, ठीक है। देख लो एक बार, हमारे पास ये डायग्राम था। सर बोलो। सर हम लोग जो रेशियो दिया है उसको 3x और 7x करके भी कर सकते थे ना? नहीं, 3x कहाँ है यहाँ पर? ये तो y/z इज इक्वल टू 3:7, यानी कि y/z का जो रेशियो है वो 3/7 दे रखा है। आगे नहीं सर ऐसे नहीं। हाँ बोलो कैसे? 3x प्लस 3x कहाँ है? नहीं, हम उसको मान सकते हैं। नहीं, x तो अलग है, x तो ये एंगल है ना, उसको कैसे मानोगे? सर नहीं, वैसे नहीं।
कैसे बताओ तो, क्या कहना है क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी बताओ क्या बोलना है। और ऊपर करिए। चलो जैसे ये है ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। y बाई जेड क्या था, 3/7 है कि 7/3 है, क्या है? 3/7। 3/7। 3/7। इसको हम k मान सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी z के, ऐसा कुछ आ जाएगा, इस तरह से आ सकता है। तो जैसे कि y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 है, ठीक है। y प्लस जेड 180 है, ठीक है। हाँ हाँ, तो y को लिख सकते हैं 3x और z को लिख सकते हैं 7x। नहीं, तो x नहीं नहीं, लिख मतलब सकते, ऐसे सॉल्व। x नहीं लिख सकते, x की जगह कुछ और लिख तो वहां सकते पे हैं, कोई कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मैं समझ गया, y की जगह मैं लिख सकता हूँ 3k, z की हाँ, जगह लिख लिख सकता हूँ 7k। x क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, x की कुछ और वैल्यू ओके सर। है ना। लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कट पिट के वही आएगा, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ, कैसे सॉल्व किया गया? सिर्फ करिस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट एंगल, सिर्फ इसी के कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो एक बार आप देख लो, और कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, और नहीं तो फिर मुझे बताओ, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। से समझ आ गया। सभी को ना? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए जिसको नहीं आ रहा है वो शर्माओ नहीं, वो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा ना किसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं यहाँ पे, अच्छा, एंड एंगल जी ई डी, जी ई डी दे रखा है एंगल 126 डिग्री, दिख रहा है, सॉरी 1260 नहीं, 126 डिग्री। तो जी ई डी कौन सा एंगल है, दिखा, ये जी ई डी, ठीक है। तो जी ई डी को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तोड़ के बताओ। जी ई एफ प्लस एफ ई डी जी ई एफ प्लस एफ ई डी, प्लस ठीक है, एफ ई डी। यही ना, यस ये सर। सही बोला गया। अच्छा, एंगल एफ ई डी की वैल्यू 90। 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ को आपको बुरा ना लगे तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू 126 माइनस 90। कितना, 36। 36 36। डिग्री। मुश्किल था ये नहीं। ये निकालना मुश्किल था क्या, एंगल जी ई एफ 136 डिग्री है, बताओ। तो ये निकल गया ना एंगल जी ई एफ। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा बता सकते हो, 90 90 होगा। तो अच्छा, तो अब आगे बढ़ते, इन ट्रायंगल देखो जी ई एफ, इन ट्रायंगल जी ई एफ, कौन से ट्रायंगल में, जी ई एफ, कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल जी एफ ई, एंगल जी ई एफ, और एंगल एफ जी ई, ठीक है, जी ई एफ, जी एफ ई और एफ जी ई। एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई
एंगल जी एफ ई प्लस एंगल एफ जी ई, इसकी वैल्यू 180. 180। 180 डिग्री। 180 अच्छा, तो एंगल जी ई एफ कितना है, ऊपर निकाला है ना 36 डिग्री। 36। अच्छा, और एंगल जी एफ ई 90 right angle. 90 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूं क्या कि एंगल एफ जी ई 180 माइनस 120। 126. 126 डिग्री, तो कितना आएगा ये 54 आएगा क्या? 54। यस सर। जी इज इक्वल टू 54 डिग्री। अच्छा, ये निकालना मुश्किल था क्या, सच बताना? Very easy था. इजी था। इजी। तो देख लो, एफ Yes, जी sir. पूछा है क्या आपसे? अरे हाँ, आपसे तो एफ जी भी पूछा है। तो आपने जी ई एफ और एंगल एफ जी ई बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, इसमें किसी भी पैरेलल, हाँ बोलो। अब उससे AGE भी निकल जाएगा। अब ए जी ई निकालना है, तो एंगल ए जी ई क्या है, देखो ए जी ई, ए जी ई अगर मान लो एक्स है तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस एफ जी ई 180 होगा क्या? FGE 180 डिग्री लीनियर होगा? पेयर। बस ठीक है, तो फिर लिख दिए। नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle AGE plus 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AGE कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा। ये मुश्किल था क्या? No, sir. तुम चाहो, अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो एंगल है ना, ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं? Yes. तो ये सीधे भी लिख सकते थे 126 डिग्री। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अलग करके किया, वो भी सही है। आप चाहते तो सीधे लिख सकते थे 126 डिग्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन तो समझ में आया, इसमें कुछ भी मुश्किल लगा आपको कहीं पर भी कि आपसे नहीं होता, फंस जाते आप? बताओ। No, sir. बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग बहुत तेज नहीं भाग रहे हैं ना, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक, अगर किसी को लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो बता देना मुझे। क्वेश्चन 4 पर आ गया। इस क्वेश्चन को पढ़ो, हिंट वगैरह हमको चाहिए नहीं, वरना फिर फालतू में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको हटा दो, हम पहले खुद से सोचेंगे क्या है ये। देखो आवाज आ रही है। कहाँ से, किसके यहाँ से आ रही है? माइक ऑफ कर लो भाई, जहाँ से आवाज आ रही है। देखियो, एक लाइन है आपका एस टी, ये पॉइंट है एस, और ये है आपको टी दे रखा है, ठीक। और पैरेलल किसके है, पी क्यू। तो पी क्यू आपका, आपने थोड़ा दूर बना लिया ऐसे, ये आपका पी है, और ये आपका, चलो थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बना लिया हमने, तो पास बना देते हैं, ये यहाँ बना लिया मान, ऐसे बना दिया, ये आपका पी है, ये क्यू है।
और क्या कह रहा है कि भाई दोनों जो लाइंस है ना वो पैरेलल है, ऐसे ये दे रखा है। अच्छा, और कहता है कि एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आर, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और फिर इसको इससे भी ज्वाइन कर दो, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अच्छा, और क्या दे रखा है? तो ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आया Yes. क्या क्या दे रखा है और फाइंड क्या करना है? ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आपके पास करने के लिए ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही एंगल बन सकते थे, एक ये वाला इस कोने पर, एक ये वाला इस कोने पर और तीसरा इस कोने पर। उन 3 में से 2 एंगल आपको दिया जा चुका है, तीसरा आपसे पूछा गया है, तो इसको आप सीधे ऐसे निकालना आपको मुश्किल होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करो कि इसको आगे बढ़ा दो, आप इसको आगे बढ़ा दो। मान लो ये आपको आर है, आर कहीं नहीं है ना, इसको आर तक आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या किया आपने? एक्सटेंड पी सर क्यू। आर दिया हुआ है। कहाँ? अच्छा, आर दे रखा है क्या? तो इसको कुछ और मान, इसको क्यू नहीं, इसको क्यू, ओ क्यू भी ले दे रखा है। लीजिए। हाँ, ओ मान लो, चलो ठीक है। एक्सटेंड पी क्यू टू ओ। ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है इसको आप मान लो एम मान लो। तो आप मुझे बताओ कि एंगल ओ एम आर की वैल्यू कितनी होगी? So 130. 130। वेरी गुड। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल होगी क्या? यस सर। तो लिख दिया यहाँ पर, क्यों होगी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोई बता सकता है कि एंगल, ध्यान से देखना, एंगल आर क्यू एम की वैल्यू कितनी होगी? आर क्यू एम So 70. 70 डिग्री होगी क्या लीनियर पेयर से? यस होगी ना, ये वाली एंगल Yes. 70। ठीक है, तो अब आपने एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये जो एंगल है ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। क्या? देखो, Yes sir, 7th में पढ़ा था. ये पढ़ा है ना, नहीं तो निकाल भी सकते। ये 130 है, सर वो ये वाला भी 130 होगा। ये 70 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, दिस प्लस दिस 130 के बराबर Yes, होगा। ये अगर x है तो x प्लस 70 130 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया तो ये एंगल बता दो कितना होगा अंदर वाला। So 50 degree अंदर होगा वाला linear pair की वजह से. ठीक है, तो एंगल अगर नहीं समझ में आ रहा है एक्सटीरियर, कोई बात नहीं, एंगल आर एम क्यू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री आर क्या 50 डिग्री होगा ना, 130 है तो ये 50 होगा। ठीक है, बोलो भाई। तो नाउ इन ट्रायंगल आर क्यू एम, एंगल आर क्यू एम प्लस एंगल आर एम क्यू प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 होगा, होगा ना। यस सर। एंगल आर क्यू एम है 70 डिग्री, एंगल आर एम क्यू है 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एम निकालना है 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस 50 120, 180 माइनस 120 60। तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? इसमें कोई सर एक कंफ्यूजन? क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो। सर एंगल आर और एंगल एस अल्टरनेट एंगल्स नहीं है? एंगल आर और एंगल एस नहीं,
इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। क्यों? देखो यहाँ देखो पहले, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है मान लो, तो तुमने पूछा कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सॉरी ये दोनों ऑल्टरनेट होंगे, ये पूछा ना, ऐसा ही है ना Yes, sir. फिगर। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होते जब ये लाइन इसके पैरेलल होती, यानी ऐसे होती। समझ में आया? तो ऑल्टरनेट एंगल का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वल होते हैं। समझ में आया? ऑल्टरनेट एंगल इक्वल पैरेलल लाइंस के केस में ही हो सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. जैसे एंगल तो होगा ही, लेकिन वो 90 डिग्री होगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का केस में ही होगा। वैसे ही ऑल्टरनेट एंगल तो है पर इक्वल नहीं है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट। देख लो भाई, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलो इसको लिख लो, हो जाए तो बताना।